नमस्कार बच्चों, आज हम आपको क्लास 11th का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट समझाएंगे। उसके बाद फिर वेक्टर प्रोडक्ट समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किन्हीं भी दो वेक्टर्स क्वांटिटी में। ये तो हमें मालूम है कि वेक्टर्स और स्केलर क्या होते हैं, ये सब बच्चों को पता है, छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है। तब भी मैं बता देता हूँ कि वेक्टर वो चीज़ होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हम जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वो वेक्टर होती हैं, और स्केलर वो होती है जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनका डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे आज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में, तो हम किन्हीं भी दो, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अगर इनका प्रोडक्ट करने पर, मान लीजिए हमको इनका दोनों का प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? दोनों के मैग्नीट्यूड लेंगे और उनके बीच बनने वाले कोसाइन एंगल, यानी उनके बीच में बनने वाला कॉस एंगल, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जो हमको चीज मिलेगी वो स्केलर मिलेगी। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन बुक में लिखी होती हैं, और वैसे भी बता देता हूं कि कोई भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will be equal to the product of their magnitude, यानी उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करें, एंड कोसाइन एंगल, यानी उनके बीच में बनने वाले एंगल को भी हम लें, कॉस एंगल लें, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी कैसे आएगा ये भी ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए उस पे हमारे पास, हम एक एग्जांपल देकर के आपको समझा रहे हैं, ऐसे हो सकता है आपको ना समझ में आए। एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्क से आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? डिस्प्लेस कराना है। इस ऑब्जेक्ट को हमको डिस्प्लेस कराना है, तो डिस्प्लेस कराना जहां होगा उसी तरफ फोर्स लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, बगैर उस तरफ फोर्स लगाए डिस्प्लेस ही नहीं होगी। ये आपने भी पढ़ा है कि अगर हम इसको यहां डिस्प्लेस कराना चाहते हैं तो इस पर हम क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे। ये हमने फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचा दिया। अब यहां से यहां तक पहुंचाने में जो हमने फोर्स लगाया वो F है, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है D, तो वर्क हमारा क्या बनेगा? वर्क हमारा बनेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। दोनों क्वांटिटी मिलकर के हमको क्या दे रही है? वर्क। और आप जानते हैं वर्क जो है कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में नहीं होती है। क्योंकि आपने वर्क किया, एनर्जी खर्च हुई, किस हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ खर्च हुई, कैसे खर्च हुई, कौन से डायरेक्शन में खर्च हुई, उससे कोई मतलब नहीं एनर्जी के खर्च होने का डायरेक्शन से। इसलिए जो हमको मिला वो क्या मिला? हमको स्केलर क्वांटिटी मिली। तो जब हमने किन्हीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया, डॉट, इसीलिए इसको डॉट कहा जाता है, ताकि डॉट से आप समझ जाएं कि जो आंसर मिलने वाला है वो हमारा क्या मिलेगा? एक स्केलर मिलेगा। इसी तरह से वर्क और फोर्स का अब सवाल उठता है, ये तो देखिए हमारा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तब तो बात ही खत्म हुई है एंगल की। एंगल है ही नहीं इसके बीच में, भाई इसके बीच में एंगल क्या बनेगा? जीरो। कॉस जीरो अगर हम एंगल देखें
cos 0 बनेगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो f डॉट डी हमारा। अब लेकिन सवाल उठता है कि cos आया क्यों, यहाँ cos की बात हम क्यों किए, रीजन क्या है cos को आप बात करने के लिए, तो ये भी समझिएगा बात। एक सेकेंड इसको देख लें और चाहे तो इसको जो है नोट कर लें, मैं फिर इसको हटा करके इसको बताता हूं कि cos की बात क्यों चली यहाँ पर, इसको आप नोट करें। तो इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमने cos क्यों लिया, cos का मतलब क्या है, यहाँ पर cos का मतलब क्या है, cos ही क्यों लिया है। तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि cos ही क्यों लिया, sin क्यों नहीं लिया। देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर मान लीजिए आपने इसको यहाँ डिस्प्लेस करना है, बहुत छोटी सी बात है कि आपको इधर डिस्प्लेस करना है, तो ये तो कोई भी बता देगा कि अगर आपको इधर डिस्प्लेस करना है तो फोर्स आपको इधर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने फोर्स इधर नहीं लगाया, ठीक है, अगर आपने फोर्स इधर नहीं लगाया तो क्या होगा, आपने मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो अब क्या होगा, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलेगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, बट आपने जो फोर्स लगाया है वो किसी एंगल पर लगा दिया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से, तो फिर आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक f cos थीटा और दूसरा f sin थीटा। तो आपको जो f sin थीटा है वो आपको f cos थीटा है वो हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, और जो f sin थीटा है वो आपको कहाँ ले जाएगा, वर्टिकल ले जाएगा। लेकिन हमको तो वर्टिकल नहीं जाना था ना, हमको तो हॉरिजॉन्टल जाना था। तो जब हॉरिजॉन्टल जाना है तो फिर वहां पे वर्क में हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, f cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हमको कितना हुआ, d, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, fd cos थीटा। इसीलिए cos का हमने काम, इसीलिए cos को हम काम में लाए, नहीं तो cos को काम में लाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम इसको ऊपर डिस्प्लेस करते तो वहां पर हमको sin की जरूरत पड़ती, ठीक है, साइन की क्यों, तब भी cos की जरूरत पड़ती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर ले रहे हो, तब भी आपको ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब साइन की वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बॉडी को उसी डायरेक्शन में आप मतलब अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराना है तो आपको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उस डायरेक्शन फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, किसी अदर डायरेक्शन में लगा रहे हैं या किसी एंगल पर लगा रहे हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इसको देना पड़ेगा, तभी ये बॉडी डिस्प्लेस होगी। और बहुत सिंपल बात है, ये बॉडी इधर क्यों डिस्प्लेस होगी, क्योंकि इसको एक फोर्स मिलेगा। अगर f cos थीटा ना हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो सकता, ये समझिए, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरफ फोर्स लगाएंगे, यानी जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट करना होगा उसी तरफ फोर्स लगाना होगा। अब मान लीजिए हमने, अब यहाँ बहुत कॉन्सेप्चुअल बात समझिए कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट इधर चाहिए और आप फोर्स लगा दें इधर अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हमें वर्क मिलेगा, तो आंसर है वर्क मिलेगा। लेकिन कैसा वर्क मिलेगा, फिर ये बॉडी इधर नहीं जाएगी, फिर ये बॉडी जब आप फोर्स इधर लगाएंगे तो ये बॉडी इधर आएगी, और जब बॉडी इधर आएगी तो वर्क कैसा कहलाएगा, देखिए तब वर्क का फार्मूला हमारे क्या बनता है, W बराबर FD cos 180 हो जाएगा। cos 180 मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन में थीटा एंगल बन रहा था, तो cos थीटा ले लिया।
अब हमने फोर्स लगाया इधर को, तो डिस्प्लेसमेंट जहां हम चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये चाह रहे हैं, हुआ नहीं अभी, ये चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ, तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो आंसर हमारा क्या आएगा, वर्क हमारा आएगा माइनस। वर्क हमारा जो ये माइनस आ रहा है वो क्या शो कर रहा है कि जहां हम चाह रहे थे वहां पर वर्क नहीं हुआ, अपोजिट हुआ है, उतना वर्क हमारा अपोजिट हुआ है। वर्क हुआ है, इस फोर्स में वर्क किया है, लेकिन जहां हम चाह रहे थे वहां नहीं हुआ, तो ये चीज माइनस साइन शो करती है। तो इसको नोट कर लें और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। स्केलर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो अब देखें जरा, जो इसका महत्व है हमारे क्लास 11th में, देखिए इसकी मुख्य प्रॉपर्टी, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हम कुछ खास प्रॉपर्टी जो जिनका हमारे से लेना देना है उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। बेकार की बात मतलब कोई फायदा नहीं करने का। देखिए आपके पास 3 डायमेंशनल अगर कहीं पे कोई भी बात कही जाती है तो हम उसको 3 डायमेंशनल में आई, जे और के कहते हैं। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं जो कि तीनों डायरेक्शन में होते हैं, आई जे के। तो आई आप इधर माने, जे आप इधर मान लें और के इधर मान लें। ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो है एक्स वाई जेड में, एक्स वाई और जेड में यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर पहले हम आपको बता दें, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और आपको डायरेक्शन पता हो। तो आई कैप जो है वो आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप ये बताता है कि कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में है। ये बात ध्यान रखें, कोई वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस में है बट उसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे कैप क्या बताता है कि कोई वेक्टर है जो वाई एक्सिस में है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। के ये बताता है कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब यहां पर अगर हम किसी आई को आई से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए आई को आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा। तो अब आप बैक थोड़ा जाइए, बैक में ये जाइए कि हमने आपको बताया था ए डॉट बी क्या होता है, आपने बोला ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो जब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है तो ये दोनों चीजें क्या है, वेक्टर, क्योंकि इस पे साइन लगा हुआ वेक्टर का, और ये दोनों चीजें क्या है, मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हमने बताया आपको 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी 1 है, और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा भाई, आई का आई के साथ एंगल तो 0 ही बनेगा। कोई एक लाइन है, उसी लाइन पर दूसरा लाइन लगा दे तो उसके बीच में एंगल 0 बनेगा, तो क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, पहली बात। इसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जे का जे में करेंगे तो भी cos 0 वैल्यू आएगा, के का के में करेंगे तब भी cos 0 वैल्यू होगा। मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आई को हम जे से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या बनेगा। तो आई है, जैसे इसको हमने जे से कर दिया, तो भाई आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो देखिए इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आंसर है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, हर एक के बीच में 90 डिग्री बनेगा। इसके इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा। तो यहाँ cos 90 हमारा
लिखा जाएगा, और जब cos 90 लिखा जाएगा तो उसका आंसर जो है 0 होता है cos 90 का, तो यानी i का जब j से करेंगे तो 0 आएगा, और j का अगर k से करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, और i का अगर k से करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब कि डिफरेंट जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, अगर उनका प्रोडक्ट हम डॉट करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा डॉट, क्रॉस नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलेगा हमको। तो इस तरह से जो है इसमें हम समझ सकते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक सेकेंड आप नोट करें, फिर मैं जो है देखता हूँ, अगर टाइम नहीं होता है तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी समझा दूंगा, पहले आप इसको नोट करें। नोट कर लिया होगा आपने, तो अब हम इसका थोड़ा सा एक और पार्ट बताना चाहेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी और बताना चाहेंगे। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो चीजें होती हैं, तो बहुत ही आसान होता है ये समझना, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जामिनेशन। तो इस पर अगर कहें तो हम एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं कि जैसे अगर कहीं सवाल आता है, जैसे अपने एक्सरसाइजेस में सवाल है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं, क्योंकि इस पे हम सवाल भी आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए ए आपका लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस ck कैप, अगर ये ए दिया है, दूसरा बी दिया है i कैप माइनस j कैप और प्लस 5k कैप। ये ए और बी दो चीजें दी गई हैं। इसमें क्वेश्चन ये कहता है इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी निकालिए क्या होगा। देखिए हमने अभी आपको बताया कि कोई भी दो वेक्टर अगर हैं, अगर वो परपेंडिकुलर हैं जैसे i और j, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको उनको क्या देखना है कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि अभी हमने आपको फ्लैशबैक एक बार दे रहे हैं आपको, i डॉट j अभी हमने आपको बताया 0 होता है। तो अगर हम इनको डॉट करेंगे तो क्या इनका आंसर 0 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, a डॉट b निकालेंगे क्या, a डॉट b 0 कर देंगे। कैसे देखिए, हम जानते हैं, ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब ये कंडीशन वो कह रहा है। तो जब a को हम लिख लें, क्या चीज दी गई है, a 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ck कैप और डॉट b का लिख लें i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 0। ये यहां पर हमने लिख लिया। अब कैसे प्रोडक्ट करेंगे ये भी देख लीजिए। देखो i का i से ही होगा, क्योंकि i का i से होगा तभी उसका आंसर आएगा। अगर i को j से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर वही कहानी आ गई कि i का सिर्फ i से करेंगे, i का j से नहीं कर सकते। i का j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, या i का k से करेंगे 0 हो जाएगा। तो पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ i का कंपोनेंट 2 है, यहाँ i का कंपोनेंट 1 है, तो कितना होगा आंसर, 2 इंटू 1 यानी 2। इसका प्लस 3 है, इसका माइनस 1 है, तो प्लस 3 को जब माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -3।
-c है यहाँ पर, +5 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5c 0। तो 3 और 5 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, -1 -5c इज इक्वल टू 0। तो -5c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू -1/5। ये आंसर हमारा आ गया। तो इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो i का i से ही करेंगे, j का j से करेंगे, c का c, k का k से करेंगे। अब j का ना तो i से करेंगे ना ही j का k से करेंगे, क्योंकि फिर से 0 हो जाएगा। कोई भी डिफरेंट अगर वो है तो वो चीज 0 हो जाएगी। तो सेम i का i से करना पड़ेगा, j का j से करना पड़ेगा और k का k से करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। अब ये स्केलर प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, और अब जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो, या वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे, समझाएंगे। उसके बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल करा देंगे, तो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन में अगर सी ना दिया होता, कुछ और वैल्यू दी गई होती और कहा जाता भाई कि ए डॉट भी निकालिए, तो आप फिर यहाँ 0 न लिखते, फिर लिखते ए डॉट भी और फिर इसका आंसर निकालते, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते, जैसे अभी किया हमने, तो आंसर आ जाता। तो एग्जाम्पल देखिएगा, नहीं आएंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं जो है आपको फिर से समझा दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखता हूँ, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपकी मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए